बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, खुशामदीद डिस्कवरिंग डायबिटीज़ टॉक शो पे, जो कि ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ पर हम ज़िंदगी को रोज़मर्रा जो सेहत के हवाले से बीमारियाँ या मुश्किलें मसाइल पेश आते हैं उसके बारे में बात की जाती है। मेरा नाम डॉक्टर वफ़ा कैसर है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो इंटरनल मेडिसिन के शोबे से है। मैं अल अलीम मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ, जो गुलाब देवी हॉस्पिटल लाहौर में है। और साथ ही साथ मैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन में जॉइंट सेक्रेटरी का रोल भी प्ले करती हूँ। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दो जो कि बहुत खामोश लेकिन बहुत ख़तरनाक बीमारियां हैं। ब्लड प्रेशर का तेज़ हो जाना, जिसे हाइपरटेंशन कहा जाता है, और ज़ियाबितीज़ का मर्ज़। हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है और इस साल उसका मौजू है कि अपना ब्लड प्रेशर सही तरीके से नापें, इसको कंट्रोल करें और लंबी ज़िंदगी गुजारें। तो आज हम बात भी इसी ब्लड प्रेशर और ज़ियाबितीज़ के ऊपर करेंगे। आज के जो पॉडकास्ट के एपिसोड में बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर्स जो कि अपने शोबों में एक्सपर्ट्स हैं, माहिर हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस बीमारी को समझने की कोशिश करेंगे, इसका ताल्लुक जो ज़ियाबितीज़ के साथ बनता है या मोटापे के साथ बनता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं खुशामदीद कहती हूँ अपने गेस्ट्स को। सबसे पहले मैं थैंक यू करूँगी प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन का। सर, थैंक यू वेरी मच, आज आप यहाँ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के। करेंटली वो सर्व कर रहे हैं एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट पीआईसी, विच इज़ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, की जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट है हमारा पंजाब में। डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार, वो कंसल्टेंट फिजिशियन है, फाउंडिंग जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन की। करेंटली एसोसिएट प्रोफेसर है मेडिसिन के शोबे में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी मेयो हॉस्पिटल लाहौर में। और साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सादिया सलमान की। शी इज़ एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एट फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो गंगाराम हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड है। साथ ही साथ वो भी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने तीनों गेस्ट को वेलकम भी करती हूँ और थैंक यू करती हूँ फॉर गिविंग अस टाइम। हाइपरटेंशन एग्जैक्टली है क्या, हमारी पब्लिक ये जानना चाहेगी। क्यों इसको साइलेंट किलर कहा जाता है, सर प्लीज। ब्लड प्रेशर के बारे में जब बात की जाती है, जिसको आम ज़बान में ब्लड फिशार खून कहा जाता है, तो ये है क्या? ये आपके अंदर का दुश्मन है। ये वो दुश्मन है जो आपके अंदर से ब्लड प्रेशर की शरियानों पे दबाव पैदा करता है और उसकी वजह से दिल के ऊपर असर होता है। इसको आम ज़बान में समझने के लिए लफ्ज़ ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। एक ब्लड प्रेशर का होना क्यों ज़रूरी है? अगर ये ब्लड प्रेशर नहीं होगा, तो आपके शरियानों के अंदर खून नहीं हरकत करेगा। इसको चलाने का काम दिल का है, जो इसका इंजन है, और खून हर जिस्म के हिस्से में पहुंचाना है। लेकिन जिस तरह से गाड़ी का इंजन अगर एक ज़्यादा दबाव पैदा करना शुरू कर दे, तो पाइपें फट जाती हैं। उसी तरह से अगर ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा ऊंचा होना शुरू हो जाए, तो ये आपकी शरियानों को नुकसान पहुंचाता है। नुकसान पहुंचाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका ज़ाहिर है, जिसको हम ब्लड प्रेशर की वजह से शरियान का फटना है, और दूसरा ये है कि शरियानों के अंदर बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जिसको आम ज़बान में हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस, खून की चर्बी का जमना और इस तरह की चीज़ों के साथ वाबस्ता किया जाता है। सो ब्लड प्रेशर एक नहायत अहम चीज़ है, जिसका होना लाजमी है, लेकिन एक ख़ास हद से ज़्यादा जिस वक़्त ये बढ़ जाता है, तो ये आपके लिए मुश्किलात पैदा करता है। इसी तरह से ख़ास हद से जब नीचे हो जाए, तब भी होता है। तो इसको एक ख़ास जगह पे इत्तेदाल में रखना लाज़मी है। सो ये है ब्लड प्रेशर। अक्सर जो शुगर के मरीज होते हैं उनको बीपी का मसला देखा गया कि हो जाता है। क्या ये बीमारियां आपस में जुड़ी हैं और दोनों कैसे रोल प्ले करती हैं और क्या असर देती हैं एक मरीज के ऊपर? थैंक यू वेरी मच वफ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हमेशा कहती हूँ कि शुगर और ब्लड प्रेशर बहन भाई हैं। तो मुझसे अक्सर पेशेंट्स भी ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है, आपने हमें ब्लड प्रेशर की भी दवाई दे दी है। तो शुगर और ब्लड प्रेशर आम तौर पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अकम्पनी करते हैं, और जो हमारे स्टेटिस्टिक्स या फिगर्स हैं उनके मुताबिक 75% डायबिटिक पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर का मर्ज़ भी लाहक होता है। अलबत्ता ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में जो मुब्तला लोग हैं उनमें स्लाइटली कम है हाइपरटेंशन, 75% नहीं है, लेकिन अराउंड 60-64% के करीब है। सो ब्लड प्रेशर और शुगर, इनमें बहुत
कॉमन फैक्टर्स हैं जो इनको जिस्म में अलामात भी करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। इस वजह से ये ऑफन को एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा जेनेटिक डिटेल है, हमारी फैमिलीज़ के अंदर हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, तो वो अवामिल हैं। उसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस जो बेसिकली तो टाइप 2 डायबिटीज़ को जन्म देता है, लेकिन ये भी ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर्स में शामिल है। फिर ओबेसिटी या मोटापा, यानी जिस्म में चर्बी का ज़्यादा होना और आपके वज़न का बढ़ना, ये भी ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर्स में है। और इनके साथ मैं इनको कहती हूँ कि ये जो बहन-भाई हैं, इनका एक छोटा निक्का भाई भी है, वो है डिस्लिपिडेमिया, जो बहुत फ्रीक्वेंटली अकम्पनी करता है इन कंडीशंस को। तो इन तीनों को हम चीज़ों को इकट्ठे अगर देखें तो होलिस्टिक अप्रोच होती है एक मरीज़ को जाँचने की। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम अब हम कहना शुरू हो गए हैं इन बीमारियों को, तो इनको इकट्ठा जाँचना बहुत राइट, आई एम गोइंग टू डायरेक्ट माय क्वेश्चन आपके लिए डॉक्टर सादिया। आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। बीएमआई जिसे बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है या वेस्ट सर्कमफ्रेंस हम यूज़ करते हैं, दोनों टर्म्स मेडिकली, उन दोनों का क्या रोल है हाइपरटेंशन के इनिशियल डेवलपमेंट में? एंड क्या क्या रोल प्ले करता है और किस तरह से हाइपरटेंशन अर्ली ऑन क्या हो सकती है क्योंकि आप ओवरवेट हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर वफ़ा, बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि ये बीएमआई और वेस्ट सर्कमफ्रेंस ये हमारे लिए कट ऑफ है। ये कहना कि मेरा बच्चा सेहतमंद है या मतलब जो भी मंद है वो सेहतमंद है या मोटापा है, ये कैसे पता चलेगा कि इसका कट ऑफ कहाँ पे है, कहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो रही है? तो इसके लिए जो 2 बातें आसान सी हैं कि हर एक को, मैं अपने मरीज़ों को सबको कहती हूँ, अपना बीएमआई कैलकुलेट करें। अगर आपके क्लिनिक पे आएँ तो आप निकालें, नहीं तो घर पे ईज़िली कैलकुलेटर के ऊपर अवेलेबल होता है। बॉडी मास इंडेक्स में हमें पेशेंट का वेट चाहिए होता है, उसकी हाइट चाहिए होती है। कैलकुलेटर पे पुट अप करें तो आपको बीएमआई निकल आता है। इसके कुछ कट ऑफ्स हैं। ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं क्योंकि इनके साथ हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम कब शुरू होने लगी है। पूरी दुनिया में बीएमआई अगर 25 से ज़्यादा है तो उसको ओवरवेट कहा जाता है, लेकिन फॉर ओवर रीजन फॉर फॉर वी आर हाई रिस्क पॉपुलेशन, जी। हमारे लिए ओवरवेट का एक कट ऑफ 23 है, 23। ये नंबर याद कर लें। अगर 23 से ऊपर आपका बीएमआई आ रहा है तो आप लोग ओवरवेट हैं और यहाँ पे अभी से प्रॉब्लम शुरू होने लग गई है। और अगर ये 30 से ऊपर चला गया तो ओबेसिटी में आ गए हैं, तो फिर प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो हमने ये नंबर्स ज़रूर याद रखने हैं। दूसरी बात कि एक तो वज़न बढ़ा हुआ है, और वज़न कहाँ पे बढ़ा हुआ है? पेट के गिर्द का, हम कमर का घेराव या वेस्ट सर्कमफ्रेंस, कमर ज़रूर अपनी मेजर कीजिए। अगेन ये हमारे डिफरेंट है और बाहर की दुनिया के डिफरेंट है क्योंकि हम हाई रिस्क पॉपुलेशन है। हमारे लिए मेल्स में अगर 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा वेस्ट सर्कमफ्रेंस है और 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा फीमेल्स के अंदर, तो हम लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आ गए हैं। इससे हमारे अंदर पेट की जो इर्द गिर्द चर्बी है वो बढ़ गई है, और जब वो बढ़ जाती है तो कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करती है जो कि फिर आगे आपकी खून की नालियों को तंग करते हैं, हार्ट के ऊपर बुरे इफेक्ट लाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो ये कट ऑफ अगर हम याद रखेंगे, इसको मेजर करेंगे, तो फिर हमें पता चल सकेगा कि हम कितने रिस्क पे हैं और आगे फ्यूचर में क्या नुकसान होने जा रहा है। तो ये नंबर ज़रूर याद रखें और आप आज सारे के सारे लोग अपना बीएमआई और वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़रूर चेक करें और अपने आप को लेबल करें कि आप इस वक्त किस कैटेगरी में, ओवरवेट में आते हैं, ओबेसिटी में आते हैं, वेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना ज़्यादा आपका, ताकि आप उसके मुताबिक फिर आगे आप अपना प्लान दे सकें। सो आई थिंक आप सही बिल्कुल कह रही हैं, रिस्क प्रोफाइलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पता करें पहले व्हाट ऑल इज़ रॉन्ग। उसी पे एक और क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछूंगी कि अक्सर देखते हैं कि जी मरीज जब क्लिनिक में आए तो कहता है जी कि बस अभी बढ़ा है, घर में बिल्कुल ठीक था। हम अक्सर उसे वाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहते हैं कि जी अभी परेशान हो गए, अभी बढ़ गया। हाउ डू यू डिफाइन इट? कैसे डिफाइन किया जाता है वाइट कोट को? आपके पास क्या तरीकाकार है कि आप कैसे डील करते हैं? क्या मॉनिटरिंग एडवाइस करते हैं? कैसे डिसाइड करते हैं कि मुस्तकिल है हाइपरटेंशन या सिर्फ वाकई अभी बढ़ा है? प्लीज़। बेसिकली चीज़ है कि जिस वक़्त भी आप पे कोई एंग्ज़ायटी या प्रेशर आया, वो जैसे कि आप कहते हैं ना कि कोई बहुत खुशी आई या बहुत बड़ी गमी आई, तो वो मरीज़ शख्स को हार्ट अटैक हो गया या तकलीफ़ हो गई। ये सारे वो वक़्त है जिस वक़्त आपको अंदर से एंडोर्फिन्स, हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें आती हैं। इसका वैसे एक बिल्कुल उल्टा भी है, जो अस्पतालों में आते हैं तो उनका ठीक होता है, घर जाके मास हाइपरटेंशन होती है। तो वो चीज़ भी है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि क्या वो है कि नहीं, असल सवाल इतना है। उसका ये है कि नहीं, आपको खुदा ना करे टेल साइंस मिल जाते हैं कि इसके ब्लड प्रेशर की वजह से इसकी ईसीजी में, उसके हार्ट में, उसकी शरीयानों में कहीं कोई प्रॉब्लम्स मिल जाती है। आपने कई दफ़ा देखा होगा अस्पतालों में बिलखुसूस कि डॉक्टर हज़रात लोगों की आँख के अंदर बड़े गौर से देखते हैं। वो इसीलिए देखते हैं कि जब हाइपरटेंशन है ना, उसकी फेजेज़ हैं कि स्टेज 1, 2, 3, आँखों की से आपकी शरीयानों की सेहत का पता चल जाता है। तो वो वहाँ से असाब निकाल लेते हैं कि ये क्या बकवास रहा है, इसको ब्लड प्रेशर पुरानी है।
तो ये वो सच है जिसको ढूंढना पड़ता है। और फिर जिस वक्त आप किसी से भी बात करते हैं कि जनाब आपको ब्लड प्रेशर कब से, तो फिर आपको बताना शुरू कर देता है हाँ जी वो मैं फलां जगह पे गया था तब हुआ था। ख्वातीन में ये ढूंढना रिलेटिवली एक और पहलू भी है। इनमें बहुत सारी वो ख्वातीन हैं जिनको ब्लड प्रेशर हमल के दौरान होता है, और वो हमल के शुरू में भी हो सकता है, दरमियान में भी और आखिर में। और जब वो हमल से या स्ट्रेस के फैक्टर से बाहर निकलते हैं तो वो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। इसी तरह से जैसे शुरू की डिस्कशन में डायबिटीज़ का जिक्र हुआ था, तो उधर भी स्ट्रेस डायबिटीज़ है जो कि इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे मिलती है। सो ब्लड प्रेशर का पुराना होने का सबब मिल जाता है, और आम तौर पे ब्लड प्रेशर यक लख्त इतना बूस्ट नहीं करता। वो- इंसान का जिस्म में ये कैपेबिलिटी है कि वो तब्दीली महसूस कर सकता है। आप खुद देखें, आप जिस वक्त एक ठंडे कमरे से बाहर जाते हैं तो आपको एकदम गर्माइश महसूस होती है, और एक गर्म कमरे से एक ठंडे में आते हैं तो महसूस होती है। मगर थोड़ी देर के बाद वही कमरा आपको नॉर्मल लगना शुरू हो जाता है, वही बाहर का टेम्परेचर आपको नॉर्मल लगना शुरू हो जाता है। और अगर उस टेम्परेचर के अंदर बहुत हल्का हल्का तब्दीली लाए ना, तो आपको महसूस नहीं होता। तो जिस्म की कैपेबिलिटी सडन चेंज को महसूस करने की है, मैसिव जो बिल्कुल हल्का-हल्का, कतरा-कतरा वाला ना, उसको महसूस नहीं करने की। सो वो जो ब्लड प्रेशर है उसका आहिस्ता-आहिस्ता करके बढ़ता रहता है, उसको पता नहीं चलता। हाँ, जब वो किसी वजह से यकलख्त थोड़ा-सा बढ़ा, किसी वजह से उसको ज़ुकाम बुखार की वजह से या किसी और वजह से वो डॉक्टर या तबीब के पास गया, तो उन्होंने वहाँ पे देखा और उसने कहा कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा है, तो वो उसको वैल्यू नज़र आ जाती है। इसमें ये बात बताना लाज़मी है कि ये क्यों अहम हम गिनते हैं। जिस वक़्त ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल नॉर्मल जिसको हम 120 से कम गिनते हैं, वो अगर 20 से 20 से ज़्यादा हो जाए, और निचले वाला अगर 10 से ज़्यादा हो जाए, यानी कि अगर एक ब्लड प्रेशर नॉर्मली 120-80 का चल रहा है और वो 140-90 पे चला गया है, टेक्निकली वो अभी मेडिसिन वाली स्टेज पे नहीं है, लेकिन उसकी वजह से ये 20-10 का इंक्रीज़ जो है, ये उसकी रिस्क डबल हो गई है। और जिस वक़्त ये 160 पे गया और पिछले बार 100 पे गया, तो रिस्क 4 गुना हो गई। ये 400% बढ़ गया। यानी कि अगर एक कमरा है जिसके अंदर 5 लोग बैठे हुए हैं और पाँचों बीमार हैं, तो ज़्यादा चांस है वो ऊपर वाले ब्लड प्रेशर के लोग होंगे, निचले वाले नहीं होंगे। नीचे वाले हो ज़रूर सकते हैं, लेकिन चांसेस उन 400 गुना ज़्यादा वालों की है, ना कि इस पे देखा जाए। और इसी फैक्टर को नीचे लाना ज़रूरी होता है ताकि एक शख्स अपने रिस्क को डाउन करे। आपको पता है यार कि मैं इस बंदे को कर्जा दूँगा तो इसने पैसे नहीं वापस करने, तो क्यों दोगे उसको कर्जा? जिसके बारे में पता है कि यार ये रिस्क नहीं है, लो रिस्क का बंदा है, तो आप उसके साथ करेंगे ना। क्या कोई ऐसी एज रिकमेंडेड है कि हम कहते हैं कि इसके बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लेना चाहिए? और उस तरह से कोई है या वही रिस्क प्रोफाइलिंग है कि बीएमआई बढ़ा हुआ है या फैमिली हिस्ट्री है तो करवा लें? ब्लड प्रेशर उम्र के किसी हिस्से में भी हो सकता है। ये हिस्सा बिल्कुल छोटी उम्र वाले भी हैं और ये हिस्सा ऊपर वाले भी हैं। ये जो 120 और 80 का फिगर निकाला गया है, ये फॉर पीपल अबव द एज ऑफ 18 या अबव द एज ऑफ 21 है। उसके नीचे वालों में भी हो सकता है, और उसका एक पैरामीटर एनालिसिस एक फ़र्क है। ठीक? ये अब होगा क्या? जिस वक़्त आप 20 की दिहाई में हैं, तो तकरीबन हर 10, 15 या 20 में से एक शख्स को ब्लड प्रेशर होगा। आप 40 की दिहाई में, 50 की दिहाई में आ गए, तो हर 4 या 5 में से एक को होगा, और आप 80 की दिहाई में आ गए, तो हर दूसरे शख्स को होगा। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपको दवाई लेने की ज़रूरत है। ये वो ब्लड प्रेशर है जिस पे आपको वार्निंग दी जा रही है, और इसमें लाइफ़स्टाइल, डाइट और एक्सरसाइज़ का रोल है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 और 90 से ऊपर है, और आप इसके बावजूद कि आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, प्रॉपरली कर रहे हैं, जो आप आम तौर पे नहीं करते। तो अगर आप वो प्रॉपरली कर रहे हैं, आपकी रोज़ाना की 30 मिनट की वॉक भी है, आप आधा घंटा एक्सरसाइज भी करते हैं, आपके खुराक के अंदर नमक भी नहीं है, आप घी और तेल से भी बाज आए हुए हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और फिर भी बीपी नहीं जा रहा, तो ब्लड प्रेशर की मूज़ी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, और आपका वो खर्चे बनते हैं। लेकिन असल में अगर एक शख्स चाहे, मेहनत करे, तो वो सारी इन चीज़ों से बच सकता है। वो अपने लिए शुरू से ही ध्यान कर ले। तो बेसिकली इन शॉर्ट, इसको आप उस तरह समझें, अगर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलेंगे, तो चांसेस हैं कि आप ब्लड प्रेशर से बचे रहेंगे। लेकिन जिस वक़्त आपका
और ये एक और चीज़ भी है, चाहे शुगर हो, चाहे जो मर्ज़ी हो, सेहत की एक सिंपल सी निशानी है कि आप खड़े में हैं आराम से, आपका सीना आगे है, पेट पीछे है। आम फ़हम पंजाब में बिलख़ुसूस कहते हैं पता तब चलता है जैसे धरती हिलदी है। ठीक है ना? ज़नानी होई चंगी जिन्ना धरती हिलदी है। वो अलग से आपा है। सो वो जो वजूद का भारीपन है, वो आपको ले डूबता है। तो उससे बचना है। वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक यू रेज्ड इट वेल। ये तो डायग्नोस्टिक चैलेंजेस हो गए, स्क्रीन किसको करना है, ऑल ऑफ दैट। वंस क्योंकि बात अच्छा, डायबिटीज इधर मैं की एक चीज़ सॉरी अभी बात जी, काट रहा हूँ। जी, वो इन्होंने 90 सेंटीमीटर्स कहा, वो 90 सेंटीमीटर्स कई दफ़ा लोगों को समझ नहीं आएगा, वो 40 इंच की बात हो रही है। ठीक है ना? कि वो 40 इंच से ज़्यादा जब फीता और मर्दों के लिए असल में बहुत अच्छा खुला 40 इंच होता है। औरतों के लिए ज़रा टाइट कर दिया है, लेकिन अगेन ये वो ख़वातीन हैं जो हामला नहीं है और उम्र के अगले हिस्से में आ चुकी हुई हैं। ये उनके लिए वो बातें बताई गई। राइट सर, थैंक यू, आपने क्लियर कर दिया। मैम आपके लिए क्वेश्चन ये है अगला मेरा, वी वर टॉकिंग अबाउट डायबिटीज़ अभी थोड़ी देर पहले ही कि ज़ियाबतीस के मर्ज़ के साथ ब्लड प्रेशर है। क्या टारगेट्स, अभी सर ने हमें बताया टारगेट्स किस तरह मूव करते हैं, ब्रीफली टच अपॉन किया कि डायग्नोज़ कैसे करना है। क्या टारगेट्स डिफरेंट होते हैं अगर डायबिटीज़ है या नहीं है, तो टारगेट किस तरह का है? थोड़ा-सा इस पे इलैबोरेट करें, हमें बताएँ। पहले इससे कि मैं टारगेट्स बताऊं, हमें ये जांचना ज़रूरी है कि हम ब्लड प्रेशर को किन रीडिंग्स के ऊपर लेबल करते हैं कि ये हाइपरटेंसिव है। सर ने थोड़ा सा बताया भी, लेकिन 140 ऊपर का और 90 नीचे का, ये या इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो ये ब्लड प्रेशर का मर्ज है। इससे नीचे वाली जो स्टेज है उसे हम प्री हाइपरटेंशन कह सकते हैं या अर्ली हाइपरटेंशन कह सकते हैं, जैसे प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़। सो जो शुगर के मरीज़ हैं उनके अंदर क्योंकि रिस्क मैंने बताया कि डबल है, वो डायबिटिक भी हैं और वो हाइपरटेंसिव भी हैं, एंड वेरी फ्रीक्वेंटली उनका कोलेस्ट्रॉल भी बिगड़ा हुआ है, मोटापा भी है, तो उनके टारगेट्स जो हैं वो थोड़े से टाइट है। सो अगर तो 65 इयर्स से आपकी कम एज है तो आपका टारगेट 130/80 से कम है। आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर 130 से कम और नीचे का ब्लड प्रेशर 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी से कम होना चाहिए। बूढ़े लोगों में थोड़े से टारगेट्स रिलैक्स होते हैं, डायबिटीज़ के हवाले से भी और ब्लड प्रेशर के हवाले से भी। तो उनको हम 135 या 140 तक भी कई दफ़ा अलाउ करते हैं, लेकिन ये बड़ा इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है और ये आपको अपने मौलिद से मशवरा करना चाहिए कि वो आपको किस टारगेट में रखना चाहता है। और मैं बहुत फ्रीक्वेंटली डॉक्टर्स को भी ये बताती हूँ कि वो पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दें कि आपका क्या टारगेट है, शुगर का भी, ब्लड प्रेशर का भी, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का भी, क्योंकि वो भी फ़र्क है डायबिटिक्स और नॉन डायबिटिक पॉपुलेशन में। अगर मरीज़ को पता हो कि मेरा ये टारगेट है, तो वो फिर उसको मॉनिटर भी करता रहता है। मेरे पास मरीज़ अक्सर आते हैं, तो मैं पूछूँगी डॉक्टर साहब, पेशेंट से पूछूँगी कि आपका ब्लड प्रेशर कैसे रहे? बिल्कुल ठीक जी। कितना आता है? 150-60 आता है जी ऊपर का, नीचे का 90-100, बिल्कुल ठीक। शुगर वो भी ठीक है जी, कितनी? 200। सो उनको पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ नॉर्मल। उनके ज़हन में जब ये होगा प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ कि उनका क्या टारगेट है, जो कि आप कैलकुलेट करेंगे एज़ अ फिज़िशियन, तो वो उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप दिस आंसर्स यू। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आपने बहुत क्लियरली बताया कि टारगेट्स वेल डिफाइंड है और कस्टमाइज्ड भी हैं, टेलर मेड है फॉर एवरी पेशेंट। हर एक वन साइज डजंट फिट ऑल वाली बात है कि किसी को सुन ले कि जी उसका इतना है तो मेरा भी उतना है, वो सही नहीं है क्योंकि अच्छा, आपका एक ये डिफरेंट हो भी सकता है। कॉन्सेप्ट लोगों में है जो मैं टच अपॉन करना चाहती थी कि जितनी एज है 100 प्लस एज, तो अगर कोई 60 साल का है तो उसका ब्लड प्रेशर 100 प्लस 60 160 नॉर्मल है। ये बड़ा मिथ, ये बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे होते हैं लोग, तो ये बिल्कुल गलत है। ब्लड प्रेशर 140 से 90 ही नॉर्मल है और डायबिटिक पेशेंट्स में 130-80 से कम रखना है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब बात होगी टारगेट की। अगली बात डॉक्टर सादिया आपसे करेंगे कि करना क्या है? लाइफ़स्टाइल अलोन, ओबेसिटी, वेट रिडक्शन कितनी करनी है? क्या वेट रिडक्शन अलोन का कितना इम्पैक्ट आ जाता है ब्लड प्रेशर कम करने पे? और किस पॉइंट पे मेडिकेशन ऐड ऑन करनी ज़रूरी होती है? किस तरह से अचीव करते हैं? थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ। थैंक यू वफ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। कुछ बातों पे डिपेंड करता है कि खाली लाइफ़स्टाइल विल बी इनफ या हमें दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। बिल्कुल। जितनी जल्दी मर्ज़ की तशख़ीस हो जाए कि अगर किसी को ओबेसिटी है और साथ में उसका हाई ब्लड प्रेशर है, जी। अर्ली अगर आपने डिटेक्ट कर लिया तो उसमें चीज़ों का रिवर्सल जल्दी हो जाता है। और अगर पेशेंट यंग है और हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है, कि हम लोग उसमें अगर अर्ली डिटेक्शन है, यंग पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है और किसी और चीज़ को नुकसान नहीं हुआ हुआ, पेशेंट के हार्ट ठीक है, गुर्दे ठीक है, उसको डायबिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ के फिर टारगेट्स फ़र्क हो जाते हैं। तो इन पेशेंट्स के लिए आंसर है येस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से जल्दी रिवर्सिबिलिटी हो जाती है। अगर पेशेंट
अच्छे तरीके से उसको फ़ॉलो करे जो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन उसको बताई गई। बिल्कुल। लेकिन अगर पेशेंट का बहुत लंबा क्रॉनिक हाइपरटेंशन हो गई है, हार्ट पे, किडनीज़ पे, डायबिटीज़ साथ आ गई, कहीं डैमेज आ गया और ब्लड प्रेशर या बहुत ज़्यादा है, 160/100 से ऊपर जा रहा है, तो उस केस में हमें दवाई देनी पड़ेगी। और ये कि पेशेंट आपकी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन फ़ॉलो नहीं कर रहा या लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन फ़ॉलो भी कर रहा है, तब भी हम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे, जो कि अभी डॉक्टर सोमिया ने बताए, तो फिर उस केस में भी दवाई देनी पड़ेगी। लेकिन इसमें ये है कि अगर हम अपनी चीज़ें वापसी की तरफ लेकर आ रहे हैं, इवन इनिशियल 5 to 10% ऑफ द बॉडी वेट लॉस हमारा ब्लड प्रेशर वापस करने में काफ़ी हेल्प करता है। जी। 1 केजी को हम लोग अमूमन 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के साथ रिलेट करते हैं कि 1 केजी वेट लॉस से इतना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा। तो अगर हमें शुरू में दवाई शुरू करनी भी पड़ गई है, तो बतदरीज अगर हम अपने वज़न को कम करते जाएँगे, तो दवाई अगर 3 है, 2, 2 से 1 और बंद भी हो सकती है, ठीक है? लेकिन ये है कि आपने हर कदम अपनी सेहत की तरफ बढ़ाते रहना है, बिल्कुल। अपने आप को मैनेज करते जाना है, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन नहीं छोड़नी। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक वही बात आपकी है कि 1 केजी विद 1 मिलीमीटर एंड रिसर्च शोज़ कि अगर 2 मिलीमीटर भी सिस्टोलिक ड्रॉप करे जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लेवल ड्रॉप कर जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। सर, कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे, हमने बात की कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे, जो कल्बी आपकी सेहत है। आपके पास सारे वही पेशेंट्स हैं, ठीक है? तो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस से बताएँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन सिर्फ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ से रिलेटेड क्या देखते हैं? क्या वो खाली जिसे एलवी या लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कहते हैं उसका बढ़ जाना है, मसल का मास, और उसके अलावा भी ब्रीफली मुझे कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियों के बारे में बताइए? जैसे पहले कि मैं पेचीदगियों पे जाऊँ, मैं इन्हीं के सवाल का थोड़ा-सा उसको फर्दर डिफाइन कर दूँ कि कल को कोई आपको मरीज़ ये ना कहे कि जी हमने वज़न कम किया है, तो मेरा 2 मिलीमीटर प्रेशर नीचे नहीं आया। जिस वक़्त आप वज़न कम करना शुरू करेंगे, तो पहले 5 किलो तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका बीपी पे कोई असर नहीं है। जब वो 5-6 किलो, पहला 6 किलो वज़न कम कर लेगा, तो 4-5 मिलीमीटर्स का फिर ड्रॉप मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। ये एक तहकीक ने इस चीज़ को बिल्कुल वाज़ेह किया हुआ है। सो 6 किलो पहले निकालो, 5-6 किलो निकालो, फिर आपके वो 4 का आएगा, ये नहीं है कि पहले, उसके बाद वो सारा आएगा। अगर एक शख्स तकरीबन 20 किलो अपना वज़न निकाल ले ना अंदर से, तो उसका 20 मिलीमीटर्स मर्करी प्रेशर कम हो सकता है। अगर वो अपनी डायबिटीज़ को प्रॉपर करेक्ट कर ले ना, तो वो वहाँ से तकरीबन 10 मिलीमीटर करेक्शन उसको वहाँ से मिल जाती है। अगर वो सिगरेट पीता है या हुक्का या पान या तंबाकू या निस्वार कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करता है, तो वो उसको ख़त्म कर दे, तो उधर भी 10 से 15 का उसको ड्रॉप प्रेशर का मिलता है। अगर वो ज़िंदगी में एक तो वज़न कम करना है ना, एक है वो अपने एक्सरसाइज़ इंट्रोड्यूस कर ले। अगर वो डेली 5 किलो 3 से 5 किलोमीटर वॉक करता है, आधे से 60 मिनट वॉक करता है, तो उससे भी 5 से 10 मिलीमीटर फ़र्क पड़ता है। अब इसको सारे को जोड़ ले, तो ये 40 से 50 मिलीमीटर का फ़र्क अगर आप मेहनत करें तो आपको मिलता है। इसका मतलब आपका अगर ब्लड प्रेशर 160 से 170 का है, तो बगैर अद्वियात के आप ला सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी रिस्क हाई है, तो जब तक आप ये सारे टारगेट्स मीट नहीं करते, तब तक तो दवाई आएगी। जब आप ये सारे टारगेट्स मीट कर लेंगे, तो तब ख़त्म होती है। और एक और चीज़ तंबाकू के हवाले से, कि तंबाकू का इस्तेमाल है, ये नहीं है कि मैं सिर्फ 2 पीता हूँ या मैं सिर्फ 4 पीता हूँ या जी मैं तो सिर्फ 1 डिब्बी पीना। सिगरेट गिने जाते हैं कि आपने कितने पिए, और फिर उसको इस तरह से समझें कि अगर एक शख्स अगर रोज़ के 10 सिगरेट पी रहा है, तो वो महीने के 300 पीता है। जिस वक़्त वो पूरे माह का सिगरेट का स्कोर 0 होगा, फिर बेनिफिट्स आने शुरू होंगे। अगर 1 या 2 टिका रहा है, तो बिल्कुल ऐसे है कि आपको ज़ख्म हुआ था, आप उसको फिर थोड़ी देर बाद छील देते हैं, तो ज़ख्म तो वहीं पे रहेगा। ठीक है ना? आपका सवाल था बेसिकली सब कॉम्प्लिकेशंस में था कार्डियोवैस्कुलर। जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसके बारे में आपने ख़ास तौर पे पूछा है, ये जिस्म के हर हिस्से की हैं। कोई एक जगह की नहीं है, जैसे आपको ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक होता है या आपसे ब्लड प्रेशर से सिर्फ फालिज होता है। सबसे शुरू में चीज़ें आँखों की याद रखें कि आपकी नज़र पे असर आना शुरू हो जाता है, और सबसे दुःख की बात ये है, जब ये नज़र डैमेज हो जाती है, तो ये वापस नहीं आती है। ठीक है ना? और आम तौर पे शुगर के साथ भी, और जब ब्लड प्रेशर दोनों मिलके करते हैं और पीछे से रेटिना उसका ख़राब हो जाता है, वो जो मर्ज़ी लेज़र लूज़र करवाता रहे, वो एक जगह पे रुक जाएगी, लेकिन उससे बेहतर नहीं होगी। सो इसलिए ये बात याद रखें, जब साइलेंट किलर की बात होती है, तो यही होता है कि इससे पहले की बीमारी आए, आप उसको रोक लें। आम अल्फाज में ऊपर से देख लें, दिमाग, फालिज,
फिर नीचे आ जाएँ, आँखें आ गई। उसके नीचे आप दिल के ऊपर आ जाएँ, दिल पे हार्ट अटैक वगैरह, फेफड़ों की बीमारियाँ हैं, फेफड़ों के प्रेशर्स के ऊपर इश्यू आ जाता है, तो उसके लिए राइट हार्ट फेलियर भी सारी चीज़ें आती हैं। नीचे आए, गुर्दों की प्रॉब्लम आ गई और मेरे दोस्त भाई सारे जो मर्द हज़रात हैं, आपकी मर्दानगी पे भी असर आ जाएगा। तो इसलिए उस तरफ का भी ध्यान करें और बहनों और भाइयों दोनों के लिए आपकी टाँगों में जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लत्ता खुसदियाँ ने, वो भी चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। रात के वक़्त एक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम शुरू हो जाता है जिसमें लोग रात के वक़्त टाँगें मारते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें मिलके आपके पास तोहफ़तन, हदियतन आ जाती हैं। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि अपने ब्लड प्रेशर को ध्यान रखें और अपनी चीज़ों को मैनेज करें। राइट, सो सारे एफर्ट्स हैं कि प्रिवेंट किया जाए बिफोर डैमेज बहुत सीरियस हो जाए। इसको इस तरह से समझ लें, डैमेज क्या है? गाड़ी की टक्कर मारनी, गाड़ी डैमेज हो गई। अब जब गाड़ी तबाह हो गई, तो अब बंदा कहता है नहीं अब गाड़ी की ब्रेक मार लूँ तो बच जाएगी। फिर तुमने गाड़ी तबाह कर दी अपनी, अब तो ब्रेक मारने का कोई फ़ायदा नहीं। सो अगर आपने बचना है, तो गाड़ी की ब्रेक मार के उसको बचा लो, ना कि आप अपने टक्कर मारे गाड़ी को खड़ी करो। So thank you, very well said and highlighted. मैम, we are almost nearing towards the end of today's episode. छोटी सी बात करते हैं, आजकल डायबिटीज़ रिमिशन की बहुत बात है कि डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। हम यहाँ पर ब्लड प्रेशर को 40 मिलीमीटर तक रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। क्या हाइपरटेंशन रिमिशन भी एक बात है अभी जो हो रही है या नॉट सो मच? का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम जब यंगर एज ग्रुप में थे, मेडिकल स्कूल में थे, तो हम समझते थे कि ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स हैं और डायबिटीज़ स्पेशली उसमें फिर हमने देखा कि वज़न के कम करने से और लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करने से डायबिटीज़ रिमिशन और रिवर्सल की तरफ भी चीज़ें आई। जहाँ तक हाई ब्लड प्रेशर की रिमिशन या रिवर्सल का सवाल है, सो हाइपरटेंशन के अंदर भी वही चीज़ें कारगर साबित होती हैं जो ज़ियाबीकस में हैं, जिसमें लाइफ़स्टाइल की चेंजेस हैं, लेकिन इसमें इन एडिशन सॉल्ट का भी रोल है कि आपकी जो डाइट है उसके अंदर नमक कम हो। एक डाइट जो रिकमेंडेड है ब्लड प्रेशर के लिए उसे हम डैश डाइट कहते हैं, जिसे डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसमें फलों का इस्तेमाल है, सब्जियों का इस्तेमाल है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल है, जो कि रिकमेंडेड डाइट है, जिसमें ज़्यादा चिकनाई ना हो और ज़्यादा नमक ना। दूसरा ये कि ब्लड प्रेशर की भी 2 इकसाम है समझ लें आप। जैसे डायबिटीज़ में हम कहते हैं ना टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन की कमी है जिसमें, और टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन सही तरह काम नहीं कर रही या इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसी तरह ब्लड प्रेशर में भी प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन वो है जिसमें कोई कॉज़ नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई आइडेंटिफाएबल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक टाइप ऑफ हाइपरटेंशन सेकेंडरी हाइपरटेंशन भी होती है, जिसमें गुर्दे में की जो नाली है उसकी तंगी का मसला है, या कुछ हार्मोन्स बॉडी के ऐसे हैं कि जो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो या दिल की कोई ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर है। सो अगर हम उनको करेक्ट कर दें, जैसे अगर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है और हम वो नाली को खोल दें, या जो हार्मोन्स जो हैं उनको ब्लॉक कर दें जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने का बायस पड़ते हैं, तो ब्लड प्रेशर ठीक भी हो सकता है। लेकिन जो टाइप 1 हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन है, जिसके कोई आइडेंटिफाएबल कॉज नहीं हमें पता, उसमें रिमिशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसमें भी हो सकती है अगर अर्ली स्टेज में हो, बिल्कुल जस्ट लाइक डायबिटीज़, कि अगर बहुत हाई ब्लड प्रेशर है, उसने टारगेट ऑर्गन डैमेज भी कर दी, तो वही सर वाली बात कि जब गाड़ी लग गई फिर ब्रेक मारने का तो फ़ायदा नहीं है ना, तो डैमेज हैज़ बीन डन। सो अगर टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं हुई है और आप अपना वेट रिड्यूस कर ले, अपना ब्लड प्रेशर जो है अपनी डाइट से कंट्रोल कर ले, एक एक्सरसाइज और वॉक की रेगुलर रूटीन को फॉलो करें, तो आप किसी हद तक ब्लड प्रेशर को वापस ले जा सकते हैं और सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल से भी अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रीडिंग्स में ला सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी वो रोल ऑफ डाइट है। लोगों को लगता है कि जो चीज़ें खाने में मीठी हैं वो शुगर करती हैं, और जो चीज़ें खाने में नमकीन हैं उनसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अल्लाह ताला ने, कुदरत ने हर चीज़ में, हर खाने में नमक और मीठा खुद से भी डाला हुआ है, जो कई दफ़ा आपको फ़ील नहीं होता। ठीक है? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कई दफ़ा नमकीन चीज़ों में भी होते हैं जो कि हाई ग्लूकोज़ को बढ़ाते हैं। इसी तरह नमक भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों में अनआइडेंटिफाइबल हम सोर्स ले रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। जैसे मैं मिसाल दूँगी सोडे की बोतलों की। लोग कहते हैं ये तो मीठी होती हैं, इनसे क्यों? अब सोडा इज़ सोडियम, सोडियम इज़ नमक। इसी तरह बेकरी के जितने आइटम्स हैं वो मीठे होते हैं, केक हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, बेक्ड जो चीज़ें हैं, लेकिन उनमें बेकिंग सोडा डला हुआ है।
एंड सोडा इज अगेन सोडियम, सोडियम इज नमक। सो नमक को कम करना ज़रूरी है। जितना पैकेज फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। सो ये चिप्स, निम्को और ये बेकरी के आइटम्स, ये सब नमक का वो सोर्स हैं जिसे हम नमक नहीं समझते। तो जहाँ एडेड सॉल्ट तो मना है, लेकिन इनका भी ज़रूर ख्याल रखें अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल। राइट, थैंक यू वेरी मच मैम। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया। अवेयरनेस इज आगाही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पता होगा तभी ये केयर कर सकेंगे। मैम, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू बिफोर वी रैप दिस अप। हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की, हम बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल में करेक्शन की, अडॉप्ट करने की। आप यूजुअली क्या एडवाइस देते हैं जो ओवरवेट लोग हैं, ओबीज लोग हैं, बिकॉज दैट इज़ सच अ बिग प्रॉब्लम अभी, कि उन्होंने मेडिकेशन किस तरह चॉइस बन जाती है और वो अपना ख़्याल लाइफ़स्टाइल के अलावा मेडिकेशन किस तरह फ़ॉलो क्या करते हैं, या कोई चॉइस डिफरेंट होती है कि अगर ओवरवेट है तो मेडिकेशन डिफरेंट हो जाएगी, कुछ ऐड ऑन करेंगे? आजकल वेट लॉस की मेडिकेशन भी बहुत है, उसके बारे में थोड़ा-सा एलैबोरेट करेंगे? अच्छा, जैसे लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से स्टार्ट करूँगी, डॉक्टर सौम्या ने काफ़ी डिटेल में इस पे बात की। मोटापे का इलाज भी हमेशा किचन से शुरू होता है। बिल्कुल, जब तक आपकी कैलोरीज़ कंट्रोल नहीं होंगी, जी। आपका खाना में पीना कम नहीं होगा, तो बिल्कुल, आप मोटापे से नहीं बच सकते। बिल्कुल। तो हम लोग अमूमन 20 पेशेंट्स को हम लोग कहते हैं लेस देन 1000 किलो कैलोरीज़ पर डे आप दें, और स्वेयर ओबेसिटी में हम लोग कैलोरीज़ में लेस देन 800 पे भी ले जाते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास अगर एक तो कैलोरीज़ कंट्रोल करें और साथ में 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक पर डे, बिल्कुल। तो ये 2 चीज़ें लाज़मी हैं। इसके बाद बाकी डाइट के हवाले से डॉक्टर सौम्या ने काफ़ी तफ़सील से बताया। जी, नमक का इस्तेमाल एक छोटा चम्मच या 5 ग्राम से कम नमक होना चाहिए पूरे दिन में। सिंपल बात है कि एडिड सॉल्ट्स ना करें। जो आपका घर का सालन बनता है उसमें नमक का इस्तेमाल कम करें, और किसी भी चीज़ के ऊपर आप लोग जो छिड़क-छिड़क कर नमक खाते हैं ना, वो नहीं खाएँ। अब कमिंग टू द ब्लड प्रेशर मेडिकेशन एंड देयर रिलेशन टू ओबेसिटी, जब भी जैसे अभी पहले भी बात हुई है, जब भी हम लोग वज़न कम करते हैं, डॉक्टर बिलाल ने अभी 40 मिलीमीटर ऑफ मर्फी ब्लड प्रेशर आपको बैठे-बैठे कही थी। बिल्कुल। तो जो भी चीज़ आप ऐड ऑन करते जाएँगे, तो ब्लड प्रेशर आपका कम होता हो जाएगा। जाएगा, तो हमारे पास जो ओबेसिटी के अंदर हाइपरटेंशन होती है, सॉल्ट सेंसिटिव होती है। जी, तो सॉल्ट कम करने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जितना लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करेंगे, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल। ओबेसिटी के पेशेंट्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी होती है जिसे कहते हैं स्लीप एपनिया। जो हमारे सोने में बेतरतीबी जो है, उसपे पेशेंट जो बहुत मोटे लोग होते हैं, रात को बहुत खर्राटे रहते हैं, उनकी बार-बार ऑक्सीजन की कमी से आँख भी खुलती है। तो वो जो ऑक्सीजन की कमी होती है, ये सारा कुछ एक बैग लॉक, ये सारा हाइपरटेंशन करता है। तो वज़न कम होने से स्लीप एपनिया बेहतर होता है, तो इससे भी हाइपरटेंशन बेहतर होती है। और फिर जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, कि अगर हमारे पास अमूमन ओबेसिटी के अंदर रेज़िस्टेंट हाइपरटेंशन होती है, 3-3 दवाइयाँ चल रही होती हैं, इससे भी ज़्यादा। तो अगर हम लोग वज़न कम करेंगे, तो उससे रिक्वायरमेंट हाइपरटेंशन भी कम। बेहतर कंट्रोल होती जाएगी, और वज़न की जो दवाइयाँ हैं, उसका भी इसमें डेफ़िनिटली रोल है। हुँ। अगर ओबेसिटी ऐसे ट्रीट नहीं हो रही लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के साथ, तो हम लोग वज़न कम करने की दवाइयाँ भी इसमें ऐड करें। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक बहुत ही प्रोडक्टिव और अच्छी डिस्कशन हुई है। जस्ट बिफोर वी रैप अप, वन टेक होम मैसेज हमारी पब्लिक के लिए जो सब सुन रहे हैं। सर, आपसे शुरू करेंगे प्लीज़। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अभी बहन ने बात की नमक की। भाइयों, नमक नमक है। चाहे वो समुद्री हो, चाहे वो सफ़ेद हो, और चाहे वो गुलाबी पिंक नमक हो, नमक नमक है। ठीक है ना? गलती गलती है। ठीक है ना? इसलिए नमक के ऊपर बहस है, उसके सोर्स और उसके ऊपर बहस नहीं है। तो ये कई लोग नमक के बारे में बात करते हैं। खुराक के अंदर आप चाहते हो कि आपकी सेहत ठीक हो, तो चंद एक चीज़ों का असूल याद कर ले। ये जो मशरूबात है ना जिनमें गैस होती है, ये मत इस्तेमाल करें। इवन जो फल के मशरूब बनाया जाता है, वो ना करें, फल इस्तेमाल करें। वो आपके लिए सेहतमंद है। जूस उसका उतना सेहतमंद नहीं है, बल्कि नहीं है सेहतमंद असल में। जो पल्प चाहिए आपको अपनी सेहत के लिए। खुराक इतनी बस खाओ कि तुम ज़िंदा रहो और अपने आप का वज़न को दुरुस्तगी पे रखो, या बढ़ाना है तो ज़्यादा करो, कम करना है तो वो है। ये जितने आइटम, अनफॉर्चुनेटली दुख से का कहना पड़ता है, कि जितने आइटम स्वीट शॉप से मिलते हैं और बेकरी के आइटम से मिलते हैं, ये सब गड़बड़ है, क्योंकि इन सब के अंदर घी भी ज़्यादा है, इन सब के अंदर मीठा भी ज़्यादा है, और इनके सब के अंदर नमक भी ज़्यादा है। अगर आपका ये ख्याल है कि आपने अपने खुराक में नमक कम कर लिया है, तो ये पूछो एक छोटा सा सवाल, क्या मुझे खाना फीका लगता है? अगर खाना फीका नहीं लगता ना, तो इसका मतलब है कि तुमने नमक नहीं कम किया। नमक से उस वक़्त कम होता है जब वो खाना फीका होता है, जिस वक़्त आपको ये चीज़ के आता है।
और एक चीज़ और याद रखें कि जो घर में जो घरवाली या जो भी आपकी वालदा या जो घर का खाना बनाते हैं, उनको बता दें कि जनाब मेरे लिए ये सेहत के लिए अहम चीज़ें हैं, इसको करना है और ये चीज़ें हम सब के लिए है। आप सबको याद होगा आज से बहुत साल पहले, क्योंकि अब एक्चुअली बहुत साल हो गए, हमारे यहाँ मीटलेस डे हुआ करता था। ठीक है ना? अब तो हर जगह पे हर वक़्त मिल रहा है। सो ये चीज़ें उस वक़्त एक साइलेंटली आपको डिफेंड करके बैठी हुई थी। आज अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि हमारे यहाँ हर चीज़ वाफ़र मिक़दार में अवेलेबल है। आपके यहाँ एक ज़माने में ये सॉफ्ट ड्रिंक्स भी राशन हुआ करते थे। अगर आपको इस बात आप लेके जाए ना 60s की दहाई में, तो आपको ये खबरें भी मिलेंगी। लेकिन वक़्त के साथ-साथ अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर, हमारे मुल्क पे, हमारी सब कौम के ऊपर आसानियाँ पैदा की हैं, ये चीज़ें आपको खुली मिलती हैं। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप इनको बेतदरीब, बगैर ध्यान के, बगैर सोच समझ के इनको इस्तेमाल करें। इसलिए गुज़ारिश यही है कि जो चीज़ें हर जगह पे बार-बार बताई जाती हैं, वो लोगों के अपने तजर्बे से और एक पूरा एनालिसिस के बाद ये चीज़ें निकलती हैं कि जनाब इनको ऐसे इस्तेमाल करें, तो आपके लिए बेहतरी है। आपकी ख्वाहिश ये है कि आप एक लंबी और सेहत वाली उम्र लें। 2 मिनट के लिए ये सोचो कि तुम्हें खुदा ना करे 40 की दिहाई में हार्ट अटैक या फालिज हो जाए। इस वक़्त हमारे अस्पतालों में ये भरे पड़े हैं मरीज़। 40 की दिहाई है क्या भला? ये वो वक़्त है जिस वक़्त आप कोशिश पे होते हैं कि मैं अपने ख़ानदान के लिए कोई बेहतर करूँ। आपकी औलाद छोटी होती है, 12-14 साल के, उनके स्कूलों के मसाइल होते हैं और आपके बुज़ुर्ग जिन्होंने आपके ऊपर सारी उम्र खर्चा किया होता है, मेहनत की होती है और आपको परवान चढ़ाया होता है, वो अब रिटायरमेंट का सोच रहे होते हैं। तो एक 65 साल का वालिद यकलख्त जिस वक़्त उसके पास एक 45 साल का बेटा या 70 साल का बल्कि वालिद होगा, उसके पास एक 45 साल का बेटा हार्ट अटैक के साथ आ जाता है या फालिज के साथ आ जाता है, तो वो जो वालिद है वो एक दफ़ा फिर नौकरी के और दुनिया के चर्चों में, मुसीबतों में फँस जाता है। उसकी ज़िंदगी फिर से वही पुरानी अजीरन हो जाती है। और गलती कहाँ थी? आप में, कि जिसने वो सिगरेट पिया, जिसने वो गलत खुराक खाई, जिसने अपने बुज़ुर्गों का हुक्म नहीं माना। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको अगर आप ध्यान से लें, तो आप अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने मुल्क के लिए बेहतरी के रास्ते ढूँढ सकते हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। मैं अपने तीनों गेस्ट को थैंक यू करती हूँ फॉर गिविंग अस टाइम। फार्मीवो आपके लिए लाया है आपका अपना पर्सनल डायबिटीज असिस्टेंट डायबॉट, जिसकी मदद से आप अपना और अपने चाहने वालों का फ्री डायबिटीज रिस्क असेसमेंट करवाने के साथ साथ डायबिटीज के बारे में मुकम्मल मालूमात बिल्कुल मुफ्त हासिल कर सकते हैं। तो अभी अपने पर्सनल डायबिटीज असिस्टेंट डायबॉट के व्हाट्सएप नंबर 0333 0320 पर राब्ता करें। फार्मीवो का ख्वाब, एक सेहतमंद मुआशरे का क़याम।